नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दक्षिण चीन सागर में पहुंचे अमेरिकी युद्धपोत। चीन ने दागी मिसाइलें, इसी के साथ अब नहीं बचेगा चीन। भारत ने हिंद महासागर में तैनात की 120 से ज्यादा युद्धपोत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अगर इस बार चीनी सेना ने गुस्ताखी की तो तबाही का तमाशा देखेगी पूरी दुनिया। और चीन को बड़ी चेतावनी दे दी गई है। अमेरिका, भारत और तमाम बड़े देश इस वक्त एकजुट करके चीन से मुकाबला करने को तैयार हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दक्षिण चीन सागर में पहुंचे अमेरिकी युद्धपोत, चीन ने दागी मिसाइलें। जी हां दोस्तों, चीन ने अपनी आक्रामकता दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। दक्षिण चीन सागर को लेकर दुनिया के कई देशों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीन के दावे को ये देश गलत करार देते हैं और उसे चुनौती भी देते रहते हैं। इसी कड़ी में जब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जहाज दाखिल हुए तो चीन के जंगी जहाजों ने लाइव फायर ड्रिल कर डाली। साउथ चाइना सी प्रोबिंग इनिशिएटिव के मुताबिक अमेरिका की यूएसएस मार्किन आइलैंड और यूएसएस सामरसेट इस क्षेत्र में दाखिल हो गए। SCSPI पेजिंग आधारित थिंक टैंक के जो दक्षिणी चीन सागर में पश्चिमी सेना के मूवमेंट को ट्रैक करता है, समूह ने एक ग्राफिक तैयार किया है जिसके मुताबिक एक जहाज ताइवान के दक्षिण से आया और दूसरे फिलीपींस की ओर से। इसके बाद चीन ने लाइन फायर अभ्यास कर डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रिल का पहले से कोई प्लान नहीं था। इसमें लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। टाइप 056A, इंशी, योंगचो और गोंगयुआन छोटे जंगी जहाजों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चीनी सेना के GS-7 टीवी के मुताबिक इस ऑपरेशन में डमी दुश्मन के जहाजों को उड़ाया गया और मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट किए गए। इसके साथ वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें चीनी जहाज आग के गोले उगल रहे थे। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को नकारते रहे हैं। इसे साबित करने के लिए वे समय समय पर यहाँ अपने जहाज भेजते रहते हैं। चीन इसे ताकत दिखाकर डराने की कार्रवाई बताता है। चीन की प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन को अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब नहीं बचेगा चीन, भारत ने हिंद महासागर में तैनात किए 120 से ज्यादा युद्धपोत। जी हां दोस्तों, भारत में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए हिंद महासागर में 120 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं। इस समय चीन विश्व शांति के लिए बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है। उसकी नापाक मंशा को देखते हुए दुनिया के ताकतवर देश गोलबंद हो गए हैं। इसी वजह से हिंद महासागर क्षेत्र में अब 120 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हो चुके हैं। इस बारे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने जानकारी दी है। उन्होंने भारत और एशिया के साथ साथ वैश्विक शांति की दृष्टि से हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व का जिक्र किया है। जनरल रावत ने कहा कि आज भारत बढ़ी हुई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और शांति और स्थिरता के लिए सबसे अच्छा गारंटर है। हालांकि रावत ने पिछले 7 महीनों से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ चीन के साथ चल रहे गतिरोध का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र के कई संदर्भों में एशियाई पड़ोसी का इशारों में जिक्र जरूर किया। जनरल रावत ने ये बातें ग्लोबल डायलॉग सिक्योरिटी समिट में अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने वैश्विक दबदबे के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा विषय पर बोलते हुए कहा कि हाल के वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र को प्रभावित करने की प्रतिस्पर्धा ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। अभी क्षेत्र से इतर से आए 120 से ज्यादा युद्धपोत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अलग अलग मिशनों के लिए तैनात हैं। विवादों को दिए जाए तो क्षेत्र में अब तक शांति बनी रही है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में इस क्षेत्र से बाहर के देशों ने भी अपने युद्धपोत भेज रखे हैं। ये युद्धपोत अलग अलग मिशनों को अंजाम दे रहे हैं। CDS ने कहा कि क्षेत्र के ज्यादातर देश उन्नत संपर्क साधनों और समुद्री अर्थव्यवस्था का दोहन कर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ पाने की फिराक में हैं, जिसके लिए आधारभूत ढांचों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्र और बाहर की ताकतों ने वैश्विक राजनीति को संतुलित रखने और उसे अपने प्रभाव में लेने के लिए इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर इस बार चीनी सेना ने गुस्ताखी की तो तबाही का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ दोस्तों, LAC पर फिर वही चीन, फिर वही साजिश, फिर वैसी ही विनाशक विध्वंसक तैयारी जिसके लिए कुख्यात है पड़ोसी मुल्क। LAC पर भारत के पर्वत वीरों से बार बार पिटकर, हड्डियां तुड़वाकर, कड़कड़ाती ठंड में बर्फ में छिपकर ड्रैगन अभी भी जिंदा है। उसकी हर हरकत युद्ध की तरफ ही इशारा कर रही है। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर बीजिंग तक फिर से बड़ी जंगी तैयार कर रहा है। एटमी अटैक की साजिश रच रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों मुल्कों में तनाव का मीटर बेहिसाब रफ्तार से ऊपर जा रहा है। भारत भी अपनी महाबली सेना और लड़ाकू विमान लेकर घातक युद्ध के लिए तैयार है। इस बार लाल बादशाह एटमी युद्ध करने के लिए बेचैन है और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिनपिंग के जनरलों ने परमाणु बमों का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है। परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को और तेज कर दिया है। अमेरिका से जारी हुई एक रिपोर्ट में इसका सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिनपिंग के परमाणु वैज्ञानिक नए नए परमाणु
हथियारों को विकसित कर रहे हैं। पानी के अंदर परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए बड़ी संख्या में पनडुब्बियों का भी निर्माण कर रहे हैं। दावा किया गया है कि चीन के पास 350 एक्टिव परमाणु बम है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में चीन के सभी परमाणु बमों और उनकी ताकत के बारे में भी बताया गया है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये शत्रु देश की साजिश का हिस्सा है, क्योंकि चंद महीने पहले कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि चीन और हिंदुस्तान के बीच युद्ध में परमाणु प्रहार हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा काल्पनिक और मनगढ़ंत डोजियर वितरित कर रहा। जी हां दोस्तों, दुष्प्रचार के पाकिस्तान के आरोप पर भारत ने शुक्रवार को पलटवार किया। भारत ने कहा कि दुष्प्रचार का बेहतरीन उदाहरण पड़ोसी देश ही है, जो काल्पनिक और मनगढ़ंत डोजियर वितरित कर रहा है और निरंतर फर्जी खबरें फैला रहा है। यूरोपीय संघ की दुष्प्रचार लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर फर्जी मीडिया संगठनों के जरिए विध्वंसक गतिविधियों का आरोप लगाया था। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते भारत दुष्प्रचार अभियान का सहारा नहीं लेता। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार का सहारा खासतौर पर वो लेते हैं जिनका ओसामा बिन लादेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय वांछित आतंकी को छिपाने का रिकॉर्ड होता है और 26/11 मुंबई हमले जैसे अपने ट्रैक को कवर अप करने की विफल कोशिश करते हैं। श्रीवास्तव ने कहा, इस मामले में हमारी स्थिति और जमीनी हकीकत सर्वविदित है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते मैं ऐसे दुष्प्रचार को गौरवान्वित नहीं करना चाहता। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा हाल ही में जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भारत के शहतूत बांध का निर्माण करने की घोषणा पर श्रीवास्तव ने कहा कि विदेश मंत्री ने घोषणा की थी कि बांध को लेकर भारत और अफगानिस्तान सहमति पर पहुंच गए हैं। समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की संभावना है। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि चीन के साथ पिछले वर्ष यह सहमति बनी थी कि कूटनीतिक रिश्तों के 70 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी होगा, लेकिन चीन के साथ डाक टिकट जारी करने की तिथि को लेकर कोई बात नहीं हुई। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को अभी तक लॉन्च भी नहीं किया जा सका है और अब भविष्य में संयुक्त कार्यक्रमों पर आगे बढ़ने का सवाल नहीं है। भारत ने चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक दिन पहले दिए गए उस बयान का भी कड़े शब्दों में प्रतिकार किया है, जिसमें मौजूदा सैन्य तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई थी। भारत ने कहा कि भारत चीन की सीमा पर 6 महीने से स्थिति तनावपूर्ण इसलिए बनी है क्योंकि चीनी पक्ष ने मनमाने तरीके से LAC को बदलने की कोशिश की। यह द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2014 में कांग्रेस की हार के लिए सोनिया मनमोहन जिम्मेदार, प्रणब मुखर्जी की किताब में खुलासा। जी हां दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में कांग्रेस के पतन को लेकर कई खुलासे किए हैं। अगले साल बाजार में आने वाली इस किताब में 2014 में कांग्रेस को मिली हार के कारणों का भी विश्लेषण किया गया है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति की किताब में कहा गया है कि हार के लिए काफी हद तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जिम्मेदार थे। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस नेतृत्व संकट से गुजर रही है, इस किताब में की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा होने की आशंका है। प्रणब मुखर्जी अपने निधन से पहले संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स लिख चुके थे। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह किताब जनवरी 2021 से पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। मुखर्जी का कोरोना संक्रमण के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण इसी साल अगस्त में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। किताब में पश्चिम बंगाल के एक गाँव से देश के राष्ट्रपति भवन तक के उनके सफर के बारे में बताया गया है। साथ ही कांग्रेस के पतन और पार्टी में उपजे मतभेदों पर भी प्रकाश डाला गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत से डर गया ड्रैगन, सफेद आफत से घबराए चीन के सैनिक। जी हां दोस्तों, चीन खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझ रहा था। लद्दाख में भारतीय सैनिकों को भपकी देने की कोशिश कर रहा था। अब उसी ड्रैगन और उसके सैनिकों की तमाम हेकड़ी निकल गई है। एक सफेद आफत से PLA के सैनिक ऐसे घबराए हुए हैं कि अब भारतीय सेना से मुकाबला करने के नाम पर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। ये सफेद आफत ऐसी है जिससे हमारे सैनिक वर्षों से खेलते आ रहे हैं। अब आलम यह है कि ड्रैगन बातचीत की टेबल पर भी आने को तैयार हो गया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन दोनों के ही हजारों सैनिक हड़कंपाऊ ठंड के बावजूद तैनात हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि कड़ाके की ठंड और बर्फबारी में चीनी सैनिकों के हौसले पस्त होने लगे हैं। फॉरवर्ड पोजीशनों पर उसके सैनिक हर रोज बदले जा रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से उन्हीं लोकेशंस पर सैनिक काफी लंबे वक्त तक टिक रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि भारतीय सैनिक पहले भी इन पोजीशन पर तैनात रहे हैं और वो इस मौसम से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जबकि चीनी सैनिक इस तरह के मौसम में रहने के आदी नहीं है। लिहाजा उन्हें ऐसी पोस्टों पर वक्त बिताने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान से तिलमिलाया चीन, तनाव के लिए उल्टा भारत को ठहराया कसूरवार। जी हां दोस्तों,
पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 8 महीने से चले आ रहे भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के दिए बयान से चीन तिलमिला गया है। इसके बाद वह दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर उल्टा भारत पर ही दोष मढ़ रहा है। बीजिंग ने गुरुवार को कहा कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही उसने LAC पर चल रहे विवाद के लिए नई दिल्ली को कसूरवार ठहराया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियिंग ने कहा, भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध बहाल करने के लिए सामान्य प्रयासों की आवश्यकता थी। बीजिंग की तरफ से यह प्रतिक्रिया बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक इंटरनेशनल थिंक टैंक के साथ चर्चा के दौरान दिए गए बयान पर आया है। जयशंकर ने कहा कि सीमा पर पिछले कई महीने से चले आ रहे गतिरोध के चलते द्विपक्षीय संबंध पिछले 3-4 दशक में सबसे मुश्किल स्थिति में है। मौजूदा तनाव और सीमा पर शांति को बनाए रखने के लिए बने द्विपक्षीय संबंधों के उल्लंघन में बीजिंग की भूमिका का हवाला देते हुए जयशंकर ने कहा, अब कुछ कारणों से चीन पूर्वी लद्दाख में नियमों के उल्लंघन को लेकर 5 अलग तर्क दे रहा है। चीन के साथ 5 मई के बाद से ही LAC पर विवाद बना हुआ है, जिसके चलते नई दिल्ली और बीजिंग के प्रयासों के बावजूद दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर दूरियां बन गई हैं। जयशंकर के बयान पर जब चीनी विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उन्होंने पहले की ही तरह समस्या के लिए नई दिल्ली को कसूरवार ठहराया। हुआ चीनिंग ने कहा, सीमा क्षेत्र में स्थिति बहुत स्पष्ट है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से भारतीय पक्ष के पास है। दोनों देशों के बीच बने समझौतों का चीन कड़ाई के साथ पालन कर रहा है और सीमा पर शांति बहाली और स्थायित्व लाने के लिए बातचीत से समाधान को लेकर प्रतिबद्ध है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत ने बदली रणनीति, ये होगा नया प्लान। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच इंडियन आर्मी ने चीन को माकूल जवाब देने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इस नई रणनीति के जरिए भारत अपने दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और चीन को आसानी से जवाब दे सकता है। कुछ समय पहले तक फाइट फॉर्मेशन का फोकस मुख्य रूप से पाकिस्तान सीमा की ओर था, क्योंकि अब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान में जैसी सक्रियता नहीं थी। सेना के अभियानों का झुकाव ज्यादातर पश्चिमी सीमा की ओर है। इस बात से समझा जा सकता है कि पश्चिमी सीमा पर 3 स्ट्राइक कॉर्प्स की तैनाती की गई है, जबकि उत्तरी सीमाओं के लिए केवल एक माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाया गया है। ANI की खबर के मुताबिक दोनों मोर्चों की देखरेख के लिए मौजूदा फाइट फॉर्मेशन को दोहरे आधार पर रखा जा सकता है। इससे चीन के साथ जारी संघर्ष के मद्देनजर किसी भी अतिरिक्त बल या नए स्ट्राइक कोर को जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर सेना मुख्यालय द्वारा विचार किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न सेना कमांडरों से सुझाव भी मांगे गए हैं। ये कदम इसलिए उठाए गए क्योंकि सेना को लग रहा है कि LAC पर तैयारियों को और बढ़ाने की जरूरत है। सूत्रों ने कहा कि 13 लाख सेना के लड़ने के फॉर्मूले का पुनर्मूल्यांकन एक बड़ी कवायद होगी और उम्मीद की जा रही है कि रक्षा बलों को दोनों मोर्चे के युद्ध के लिए तैयार किया जाएगा। चीन के साथ चल रहे सीमा संघर्ष में भी सेना ने कुछ संतुलन बनाए हैं और मध्य और पश्चिमी भारत से बड़ी संख्या में बख्तरबंद सैनिकों को तैनात किया गया है। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर चीनी उपस्थिति से अधिक BMP, T-90 और T-72 को तैनात किया गया है। चीनी सेना के 60,000 सैनिकों के खिलाफ भारत ने अपनी तीनों सेनाओं के पर्वतीय डिवीजन में अतिरिक्त बल की तैनाती की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बहारी पर ममता को गवर्नर की चेतावनी, आग से ना खेले मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक तकरार और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्यपाल ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बंगाल में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बची है। बंगाल के राज्यपाल ने CM से सवाल किया कि राज्य में कौन बाहरी है, उनका इससे क्या मतलब है, क्या भारतीय नागरिक भी बाहरी हैं? ममता को इस तरह बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आगे से नहीं खेलना चाहिए, मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। बंगाल गवर्नर ने कहा कि संविधान की आत्मा का ध्यान रखें, भारत एक है, उसका नागरिक है। अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तब मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि कल की घटना को लेकर मैंने राज्य के DGP चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। कल चीफ सेक्रेटरी ने मुझे संदेश भेजा था कि उन्होंने राजनीतिक दौरे को लेकर DGP को अलर्ट किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बिल पर अब फ्रंट फुट पर खेलेगी BJP, देश भर में होंगी 700 चौपाल। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। BJP शुक्रवार से देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में समझाया जाएगा। BJP इस दौरान देश में 100 से अधिक जगहों पर किसान सम्मेलन भी करेगी, जबकि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बात करने की कोशिश की, कानूनों में कुछ संशोधन भी सुझाए गए, लेकिन बात नहीं बन सकी। ऐसे में अब बीजेपी ने पार्टी स्तर पर कृषि कानूनों के मसले को जनता के सामने पेश करने का प्लान बनाया है। बता दें कि बीते दिन ही कृषि कानून पर एक बुकलेट जारी की गई थी, जिसमें तीनों कृषि कानूनों के फायदों को गिनाया गया था। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानूनों के फायदे गिनाए थे और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कृषि कानून के मसले पर विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और बिचौलियों का पक्ष ले रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि तीनों कानून किसानों के फायदे के हैं। अगर किसानों को कुछ शंकाएं हैं तो बातचीत से हल निकल सकता है। हाल ही में राजस्थान के पंचायत चुनाव और देश के अन्य राज्यों में कुछ चुनावों में मिली जीत के बाद बीजेपी की ओर से इसे कृषि कानून पर समर्थन के तौर पर पेश किया गया। बीते दिनों प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि राजस्थान में 2 करोड़ से अधिक किसानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर आरोप लगाया है कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार एमएसपी खत्म नहीं करेगी, मंडी सिस्टमों में भी किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। सरकार की ओर से भी किसानों को जो लिखित संशोधन दिए गए थे उनमें इनका जिक्र किया गया था। हालांकि किसानों ने सरकार के संशोधनों को मानने से इनकार किया और कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटेगा भारत, सेना तैयार कर रही खास प्लान। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चल रहे संघर्ष के बीच भारतीय सेना अपने लड़ने की तारीखों में बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि उसे चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ लोहा लेने में मदद मिल सके। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुछ समय पहले तक भारतीय सेनाओं के युद्ध का फोकस पाकिस्तान की सीमा की ओर था। चूंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान में जैसी सक्रियता नहीं थी, सेना के अभियानों का झुकाव ज्यादातर पश्चिमी सीमा की ओर है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि पश्चिमी सीमा पर 3 स्ट्राइक कॉर्प्स की तैनाती की गई है, जबकि उत्तरी सीमाओं के लिए केवल एक माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाया गया है। सरकार के सूत्रों ने एएनआई को बताया, दोनों मोर्चों की देखरेख के लिए मौजूदा लड़ाई के फॉर्मूले को दोहरे आधार पर रखा जा सकता है। इससे चीन के साथ जारी संघर्ष के मद्देनजर किसी भी अतिरिक्त बल या नए स्ट्राइक कोर को जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर सेना मुख्यालय द्वारा विचार किया जा रहा है और विभिन्न सेना कमांडरों से सुझाव भी मांगे गए हैं, क्योंकि एलएसी पर तैयारियों को और बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है। सूत्रों ने कहा कि 1.3 मिलियन फोर्स के लड़ने के फॉर्मूले का पुनर्मूल्यांकन एक बड़ी कवायद होगी और उम्मीद की जा रही है कि रक्षा बलों को दोनों मोर्चे के युद्ध के लिए तैयार किया जाएगा। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर चीनी उपस्थिति से अधिक बीएमपी, T-90 और T-72 को तैनात किया है। चीनी सेना के 60,000 सेनाओं के खिलाफ भारत ने अपनी 3 सेनाओं के पर्वतीय डिवीजन में अतिरिक्त बल की तैनाती की है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच संघर्ष जारी है। पूरे एलएसी के साथ अन्य क्षेत्रों में दोनों ओर से सेनाओं की तैनाती बढ़ गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेपी नड्डा पर हुए हमले मामले पर केंद्र सरकार सख्त, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के बंगाल दौरे पर गए हुए हैं। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर अब केंद्र सरकार भी सख्त नजर आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे के वक्त गंभीर सुरक्षा खामियों से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब की गई है। बताया जाता है कि जेपी नड्डा की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। दूसरी ओर आज पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद दिलीप घोष का संदेह हकीकत में बदल गया। जानकारी के आधार पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिनी दौरे पर पश्चिम बंगाल गए हुए हैं। वहीं आज डायमंड हार्बर इलाके में जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद मामले को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। वहीं अब इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य भाजपा कार्यकर्ता पर हमले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को नौटंकी करार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नापाक हरकत का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, अब तक 4 पाकिस्तानी सैनिक ढेर।
मुठभेड़। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय जवानों को उकसाना महंगा पड़ गया। अपनी नापाक हरकतों से बाज न आते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने देर रात भारतीय चौकियों व रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की। सतर्क भारतीय जवानों ने गोलाबारी का कड़ा जवाब दिया। जिन पाकिस्तानी चौकियों से भारतीय सीमा में गोले दागे जा रहे थे, भारतीय जवानों ने उन्हें निशाना बनाते हुए यहां से भी गोलाबारी की। नतीजतन पाकिस्तान की 4 चौकियां तबाह हो गई, जबकि 2 जवान मारे गए। मरने वालों में एक लॉन्स नायक व एक सिपाही शामिल हैं। गोलाबारी में घायल हुए 2 अन्य पाक सैनिकों ने भी दम तोड़ दिया है। हालांकि पाक सेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, परंतु भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि तबाह हुई पाकिस्तानी चौकियों में 3 से 4 सैनिक घायल हुए थे, जिनमें से 2 ने दम तोड़ दिया है। सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात 10 बजे पाकिस्तानी सैनिकों ने जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे मनकोट सेक्टर और कृष्णा घाटी में भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने तुरंत अपनी पोजीशन लेते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।